नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात आतंकी हमले की बड़ी साजिश की जिसे एनआईए ने नाकाम कर दिया। एनआईए ने 10 ऐसे संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा है जो आईएसआईएस मॉड्यूल के नए हरकत उल हर्ब ए इस्लाम के जरिए बड़े धमाके की फिराक में थे। राजधानी दिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम। दिल्ली यूपी से 10 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। निशाने पर वीवीआईपी और भीड़ भाड़ वाले इलाके। दिल्ली अमरोहा से हथियारों का जखीरा बरामद। ठिकानों से रिमोट बम बनाने का सामान जब्त। आईएसआईएस मॉड्यूल के नए संगठन का पर्दाफाश। दबोचे गए हरकत उल हर्ब ए इस्लाम के गुर्गे। राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वाले 10 संदिग्ध आतंकियों को नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने धर दबोचा है। आईएसआईएस के नए मॉड्यूल हरकत उल हर्ब ए इस्लाम संगठन का पर्दाफाश करते हुए एनआईए ने यूपी और दिल्ली के 17 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बनाने के सामान और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। इसमें 6 लोकेशंस हैं दिल्ली में सीलमपुर इलाके में, 6 लोकेशंस हैं अमरोहा में। इसके अलावा हापुड़ जिले में, लखनऊ और मेरठ में भी सर्चेस की गई हैं। इन सर्चेस के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, कई वेपन्स रिकवर किए गए हैं और एक कंट्री मेड रॉकेट लॉन्चर भी रिकवर किया गया है। एनआईए ने दिल्ली में जाफराबाद, सीलमपुर और यूपी में अमरोहा, मेरठ, हापुड़ और लखनऊ में एक साथ छापेमारी की, जहां इन संदिग्ध आतंकियों के ठिकाने से 25 किलो विस्फोटक बनाने वाले केमिकल, 12 पिस्टल, 120 अलार्म क्लॉक, 150 जिंदा कारतूस, 100 मोबाइल फोन, 135 सिम कार्ड, लैपटॉप और मेमोरी कार्ड के साथ हैंडमेड रॉकेट लॉन्चर बरामद किया गया है। जिस लेवल की प्रिपरेशन थी उससे ये कहा जा सकता है कि जल्दी ही इनका धमाका करने की कोशिश थी और इनके 2 फोकस थे। एक तो ये कि रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब्स बनाए जाएं और दूसरा जरूरत पड़ने पे फिदाइन अटैक किया जाए। देश में बड़े धमाके को अंजाम देने वाले इस साजिश का मास्टरमाइंड यूपी के अमरोहा का रहने वाला मुफ्ती सुहेल है, जो अमरोहा में एक मस्जिद का मौलवी है। सुहेल इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए अपने गुर्गों के संपर्क में था। एनआईए के मुताबिक ये पूरा गैंग विदेश में बैठे किसी आका के संपर्क में था, जिसके बारे में एनआईए छानबीन कर रही है। इसमें जो लोग शामिल हैं, जिन लोगों को हमने आज पूछताछ की है, जिनको गिरफ्तार किया है, वो अलग अलग बैकग्राउंड के हैं। 1-2 ऐसे हैं जिनकी वेल्डिंग शॉप है, एक सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, एक बीए पार्ट 3 में पढ़ रहा है, एक ऑटो ड्राइवर है, एक गारमेंट्स के बिजनेस में है, मौलवी हैं। एनआईए ने इस ऑपरेशन के दौरान कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें सरगना मुफ्ती सुहेल समेत 10 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी 6 लोगों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि राजधानी दिल्ली के भीड़-भाड़ इलाकों में टाइम बम के जरिए धमाके की फिराक में थे। साथ ही इनके निशाने पर देश के कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जैसे जैसे आम चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की तस्वीर साफ होती जा रही है। सियासत की जमीन पर कौन किसका साथी होगा, वो भी साफ हो रहा है। गठबंधन की बिछ गई बिसात। एसपी बीएसपी है साथ साथ। कांग्रेस से दूरी का हो गया ऐलान। 2019 से पहले ही महागठबंधन में घमासान। आम चुनाव से पहले सियासी चौसर बिछाने की कवायद तेज हो गई है। 18 के सेमीफाइनल ने 19 का रास्ता दिखा दिया और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। लेकिन एमपी में कांग्रेस ने विपक्षी साथियों के साथ सत्ता में भागीदारी को लेकर खेल खेला तो अखिलेश ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया। अलग जगह से अलग अलग पार्टी के नेता कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई गठबंधन बन जाएगा।
मैंने बीजेपी का भी धन्यवाद दिया अभी कुछ देर पहले कि उन्होंने हमें बैकवर्ड बना दिया था, तो हमारी लाइन क्लियर हो गई, रास्ता साफ हो गया। अभी हम कांग्रेस का धन्यवाद दिए, मध्य प्रदेश में हमारे को मंत्री नहीं बनाए कि एक विधायक को जीते हुए को, उन्होंने भी रास्ता साफ कर दिया। अब आम चुनाव से पहले महागठबंधन की तस्वीर साफ होती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने एमपी में सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी, तो बीजेपी के विरोध में खड़े साथियों ने कांग्रेस से भी दूरी बना ली। जिस कर्नाटक की तस्वीर ने महागठबंधन को हवा दी, वो एमपी तक आते आते बिखरने लगा। गठबंधन में बढ़ रही दूरी के संकेत मायावती ने पहले ही दे दिए थे। कांग्रेस पार्टी के रवैये से ये लगता है कि वे लोग बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए गंभीर व ठोस होने की बजाय बीएसपी मूवमेंट को ही खत्म करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। सत्ता की साझेदारी बीएसपी और एसपी के लिए बहाना है, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता में वापसी ने मजबूती के संकेत दे दिए और इस मजबूती की काट एसपी और बीएसपी ने निकाल ली। एमपी के बहाने कांग्रेस को यूपी में झटका दे दिया और गठबंधन से कांग्रेस का बायकॉट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात उस अन्नदाता की जिसकी बदौलत हमको और आपको खाना मिल पाता है। जो अन्नदाता दूसरों का पेट भरता है, वो अन्नदाता इन दिनों बेहद परेशान है। और अन्नदाता की परेशानी का सबब है वो खाद जो उसकी फसलों में जान फूंकता है। खाद पर खबरदार, कहीं किल्लत कहीं कालाबाजारी। खाद पर आज बेबस है अन्नदाता। सरकार हमें यूरिया दिलाओ। जी हां, अन्नदाता आज आफत में है। अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। सड़क पर आकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहा है। खाद पर लगातार खबरदार कर रहा है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। एक तरफ खाद पर किल्लत की ये तस्वीरें और दूसरी तरफ उसी किल्लत को मुंह चिढ़ाती ये खाद की कालाबाजारी। सुनिए किसानों की जुबानी इस कालाबाजारी की कहानी। अगर फसल नहीं हुई तो किसान वैसे ही आत्महत्या करके मर जाएगा, क्योंकि किसानों की पूर्ति जो है खाद से होती है। अभी किसान फसल के लिए तैयार हैं, सारी चने हैं, गेहूं हैं, सरसों है, इनमें खाद की कमी आ रही है। खातर बिल्कुल किसान चौपट हो रहे हैं और बहुत महंगे मिल रहे थे, बहुत बिल्कुल ब्लैक में दे रहा थे। 450 और 500 कट्टो दे रहे थे, रात में देते किसानों को। और खेती की वजह से किसान पीछे हो रहे हैं। क्या टाइम पर खाद मिलता तो खेती आगे बढ़ती है हमारी। सुना आपने, किसानों को सरसों और गेहूं की फसल के लिए खाद सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, लेकिन किसानों के नाम पर दलालों की खूब चांदी हो रही। हालांकि जब यूरिया की कालाबाजारी पर किसानों ने कलह किया तो खाकी की रहनुमाई में खाद बांटकर किसानों के दर्द पर मरहम लगाया गया। जी दे 400 में दे दिए, 450 में दे दिए, और बना आधार कार्ड देखो ने ब्लैक में मिल रहे थे। खाद की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ तो कृषि विभाग ने कालाबाजारी को रोकने के लिए टीम बनाने का दावा कर दिया, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई, इस सवाल का जवाब अधिकारियों के पास नहीं। ब्लैकमेलिंग के लिए है ना जो मैंने टीम का गठन कर रखा है, जो कि सहायक निदेशक गंगापुर और सवाई माधोपुर के निर्देशन में है, जो जगह जगह पर है, जो छापा डाल रहे हैं और सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक भी उस पर निगरानी रख रहे हैं। खाद की भरपाई के लिए हजारों मीट्रिक टन की जरूरत है। ऐसी किल्लत में खाद की कालाबाजारी शासन प्रशासन पर बड़ा सवाल जरूर उठाती है। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इन कर्मचारियों की हड़ताल से लोग बेहाल हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर प्रदेश के अलग अलग शहरों की 6 तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें प्रतापगढ़, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर की हैं। यह हड़ताल विजया बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रस्तावित विलय के खिलाफ बुलाई गई है और यह हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के यूनियंस ने बुलाया है। आपको बता दें कि 1 सप्ताह से भी कम समय में ये दूसरी बैंक हड़ताल है। सरकारी बैंकों की बैक टू बैक हड़ताल, 1 सप्ताह में दूसरी बार हड़ताल। 21 दिसंबर के बाद फिर 26 दिसंबर को हड़ताल।
क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जब लोग बैंक पहुंचे तो वहां बैंकों की हड़ताल का बोर्ड देखकर लोगों की परेशानी बढ़ गई। ये नजारा किसी एक शहर का नहीं था। पूरे देश में बैंक कर्मचारियों की इस मनमानी हड़ताल से आम लोगों की जिंदगी दूभर हो गई। ये तो आम लोगों की परेशानी है। हम आपको बताएंगे कि आखिर बैंक कर्मचारी बैक टू बैक हड़ताल के लिए क्या तर्क दे रहे हैं। लेकिन नए साल से ठीक पहले सरकारी बैंकों के इस टॉर्चर को देखिए। 21 दिसंबर के बाद बैंकों ने दूसरी बार फिर हड़ताल की। पिछले 5 दिनों में सरकारी बैंकों में सिर्फ एक दिन ही काम हुआ। 21 दिसंबर को बैंकों की हड़ताल थी। 22 दिसंबर को दूसरे शनिवार की छुट्टी रही। 23 दिसंबर को रविवार के कारण बैंक बंद रहा। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रही तो 26 दिसंबर को फिर से बैंकों की हड़ताल रही। आम आदमी परेशान है, लेकिन बैंक यूनियन का दावा है कि इस हड़ताल को 10 लाख बैंक कर्मचारियों का समर्थन हासिल है और बैंक कर्मचारियों की 9 यूनियनों ने इस हड़ताल का समर्थन किया। बैंक कर्मचारियों की इस हड़ताल के पीछे वजह विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय है। यूनियनों का दावा है कि सरकार विलय के जरिए बैंकों का आकार बढ़ाना चाहती है। इस विलय से बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। वहीं बैंक कर्मचारी यूनियन वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर भी नाराज हैं। यानी सरकार की मंशा क्लियर है, पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करो और प्राइवेट सेक्टर को आप आगे लाओ, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। बहरहाल बैंकों का दावा है कि उन्होंने अपने ग्राहकों को इसकी सूचना पहले ही दे दी थी, लेकिन सवाल है कि क्या सूचना दे देने भर से आम लोगों की बैंकिंग जरूरतें पूरी हो जाएंगी? जाहिर सी बात है कि बैंकों के ऐसे बैक टू बैक हड़ताल ने आम आदमी को हलकान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सेना ने एक बार फिर साहस, शक्ति और सामर्थ्य का शौर्य दिखाया है। 18,000 फीट की ऊंचाई, दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ। सियाचिन पर सेना का दम। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात सेना ने एक बार फिर अपने दम का परिचय कराया है और एक अनोखा रिकॉर्ड बनाते हुए उस हेलीकॉप्टर को बेस तक लाया जो जनवरी से ग्लेशियर में फंसा हुआ था सियाचिन में। 18,000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की। ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर ने खांडा पोस्ट के पास लैंडिंग की। यह हेलीकॉप्टर 74 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर में जनवरी से फंसा हुआ था। सेना के जवान इस हेलीकॉप्टर को सुरक्षित बेस कैंप तक लाने में सफल रहे। इतनी ऊंचाई पर काम करके सेना ने एक बड़ा कीर्तिमान बनाया। ऑपरेशन में सेना के पायलट और टेक्नीशियंस का बड़ा रोल रहा। सियाचिन ग्लेशियर पर सेना के जवानों को रसद और आने जाने के लिए यह हेलीकॉप्टर ही एकमात्र सहारा है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जो इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 5,400 मीटर है। यह चीता और चेतक हेलीकॉप्टर 23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। सेना की 150 पोस्ट और करीब 10,000 सैनिक इन हेलीकॉप्टर्स पर निर्भर हैं। सेना के मुताबिक सेना के पायलट और टेक्नीशियंस ने इस हेलीकॉप्टर के कई पार्ट्स को मौके पर ही दुरुस्त किया, साथ ही कई नए पार्ट्स भी डाले, जिसकी वजह से यह हेलीकॉप्टर सफलता के साथ बेस कैंप लौट आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कुंभ के लिए अलग अलग अखाड़ों के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आइए दिखाते हैं प्रयागराज में किस तरह से हो रही है अलग अलग अखाड़ों की पेशवाई। कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ
धन्य हो गई आंखें इन तस्वीरों को देखकर, धन्य हो गई आंखें तीर्थ नगरी प्रयागराज में अखाड़ों की पेशवाई देखकर। जूना अखाड़े की पेशवाई के साथ ही कुंभ की औपचारिक शुरुआत देखकर। कुंभ में पेशवाई का मतलब क्या है? अगर आप ये नहीं जानते तो ध्यान से सुनिए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी को न केवल पेशवाई का मतलब समझ में आएगा, बल्कि इसकी अहमियत भी। पेशवाई का अर्थ एकत्रीकरण है, समवेत होना है और समष्टि रूप में सभी का जो विविधताओं में और विविधताओं के साथ भिन्न भिन्न उपासनाओं के साथ हमारा जीवन था, आज वो एक है। तो ये एकत्व का दर्शन है अथवा एकात्मता का दर्शन है, अखंडता का दर्शन है। जूना अखाड़े की पेशवाई के बाद प्रयागराज में अगले कुछ दिनों में दर्जनों ऐसी ही पेशवाई होगी। मसलन 27 दिसंबर को श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा, 1 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, 2 जनवरी को पंचायती अखाड़ा निरंजनी, 3 जनवरी को श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा, 3 जनवरी को ही श्री शंभू पंच अटल अखाड़ा, 10 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, 11 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और 13 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला। इनकी पेशवाई खास है। रही बात शाही स्नान की, तो अब की बार कुंभ में शाही स्नान के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शाही स्नान 15 जनवरी को, दूसरा शाही स्नान 4 फरवरी को और तीसरा शाही स्नान 10 फरवरी को है। कुंभ में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और 4 फरवरी को मौनी अमावस्या है। लिहाजा 4 फरवरी का शाही स्नान इस बार खास होने वाला है, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि मौनी अमावस्या को शाही स्नान करने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है और जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति भी मिल जाती है। मतलब साफ है, मुक्ति के लिए आस्था की डुबकी जरूरी है। और ये डुबकी जल में क्यों, इसे समझाने की कोशिश की है जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने। हमारे सारे सारोकार नीर से ही होते हैं। वे आचमन अथवा तर्पण, मार्जन अथवा यज्ञ का संकल्प अथवा अस्थियों का विसर्जन आदि, तो कुछ भी जो हमारे सारोकार हैं वो जल से ही हैं, वे नीर से ही हैं। चूंकि नीर से ही नारायण पैदा हुआ है, नीर से ही नीरजा है, नीर से ही नर और नारी की उत्पत्ति हुई है। तो हम अपने मूल की ओर बढ़ रहे हैं आज के दिन। ये तो रही बात शाही स्नान की, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त प्रयागराज की तस्वीर कम भक्तिमय नजर आ रही है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के साथ साथ और गोल्डन बाबा का भी यहाँ आगमन हो चुका है और इन साधु संतों के करतब से तीर्थराज प्रयागराज में मौजूद लोग धन्य हो उठे हैं। अलग अलग रंग रूपों में ऐसे साधु संत तो कुंभ और महाकुंभ में आते ही रहते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब किसी कुंभ में किन्नर अखाड़े को प्रवेश की अनुमति मिली है। देव धनुज किन्नर नरश्रेणी तीनों महजती सकल त्रिवेणी, ये पहली बार है किन्नर अखाड़ा प्रयागराज कुंभ में आ रहा है। मैं अनुरोध करूंगी कि कटाक्ष की नजरें छोड़ के हमारी तरफ थोड़े तो प्यार की नजरें रखें। कुंभ पवित्रता का पर्व है और अगर आप भी मानते हैं कि आस्था की एक डुबकी से मुक्ति मिल जाती है तो चले आइए कुंभ। अगर देखना हो वो हिंदुस्तान जो आमतौर पर नजर नहीं आता तो चले आइए कुंभ, क्योंकि अगले 1.25 महीने यहाँ पूरा हिंदुस्तान है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।